के माननीय सभापति सेनापति महोदय, भद्रक जिला स्कूल के अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध, मेरा छोटा भाई उस्मान और सह सचिव भद्रक जिला शिक्षक संघ के श्रीधर जी और मेरे सामने बैठे हुए तमाम शिक्षकगण, गुरुमाएं, सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि मैं गढ़ का बेटा हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक थे, वो भी हिंदी शिक्षक थे, आपके संघ से जुड़े हुए थे, कई सभाएं आप लोगों के साथ की होगी। तो मैं एक शिक्षक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे चाचा जी शिक्षक थे, मेरी छोटी बहन वो भी आपके साथ हैं। तो शिक्षक समुदाय के प्रति मेरे मन में गंभीर श्रद्धा है। भद्रक मेरी मातृभूमि है, लेकिन यहाँ मातृभूमि में सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं सुदूर बंगाल के सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में था। उधर 5 साल नौकरी करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने जिले में आऊँ, लेकिन हो नहीं पाया। मेरी पोस्टिंग अंगूल में हुई, उधर ही रह गया, मेरा कार्यक्षेत्र रह गया। जो भी हो, हिंदी की सेवा कर रहे हैं। और आज एक बात थी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं भद्रक जिला स्कूल में पढ़ूँ। उस समय भद्रक हाई स्कूल था, बहुत नामी स्कूल में गिना जाता था, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं बन पाया था कि भद्रक हाई स्कूल के अंदर घुसने का। आज पहली बार मैं भद्रक जिला स्कूल के अंदर प्रवेश किया हूँ, वो भी एक अतिथि के रूप में। इसलिए मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। देश विदेश में हुआ है, लेकिन अपने ही जिले के प्रसिद्ध स्कूल में जो पढ़ने की मेरी तमन्ना थी, वो मेरी वहाँ घुसने का, वहाँ प्रवेश करने का जो मेरा सौभाग्य है, वो आज पूरा हुआ। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें निमंत्रण दिया और यहाँ आने का जो मौका दिया और आपके समक्ष पूरी साझा करने का ये जो मौका दिया, इसके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप अभी दीपक जी बोल रहे थे, और दीपक जी इतने सुंदर हिंदी बोल सकते हैं, ये तो मुझे पता नहीं था। हम जब बैठे थे प्रधान आचार्य के यहाँ, तो बोल रहे थे कि मैं हिंदी बोल पाऊँगा नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा। मैंने भी कहा कि आप हिंदी में ही बोलिए, लेकिन इतना सुंदर अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, ये तो मैं जान करके गदगद हूँ सचमुच। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, तो मैं भी उस पर थोड़ा सा संकेत देने का भी प्रयत्न करूँगा। मित्रों, हिंदी दिवस 1949 के आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान सभा ने स्वीकृति दी। ये हिंदी दिवस जो है 67वां 67 हिंदी दिवस हम मना रहे हैं आज ही के दिन। ये पूरा सितंबर का महीना चलेगा पखवाड़े के रूप में, चाहे पहला पखवाड़ा हो, चाहे दूसरा पखवाड़ा हो, या पूरा महीना हो। ये पूरा सितंबर का महीना हिंदी की याद आएगी, हिंदी माता की याद। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो दिवस रहा आज ही का दिन, आज ही के दिन में हमको हिंदी मान्यता दी गई। अंग्रेजी जैसे थी आजादी से पहले वैसे ही चले आ रही 1965 तक, यानी कि 50 में संविधान लागू हुआ जनवरी 26 को, और उसके 15 साल। लेकिन 15 साल को बीतने में 2-3 वर्ष बाकी थे, आंदोलन शुरू हुआ। खास करके ये राजनीतिक रूप ले लिया, खास करके जो प्रमुख पार्टी उस समय थी, आज भी है, तो वो उसने आंदोलन चला दिया कि ये जो है हिंदी को राजभाषा बनाने में अगर बना देते हैं तो ये क्या है ना, सारे उत्तर भारतवासी सारे सरकारी के चलते 1963 में 2 साल पहले 63 में एक
अधिनियम बनाया, संविधान जो समिति है उसको बनाया गया और उसके तहत कई संशोधन किए और उसमें अंग्रेजी को जारी रखने और हिंदी को एक राजभाषा के रूप में इसकी स्थिति यही है। और इसके बाद विभिन्न सरकारी संस्थानों में रेलवे हो, डाक हो, बैंक हो व जो प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें हो, ये चलता है। भारतवर्ष में हम 2 तरह के हिंदी दिवस मनाते हैं, एक है सितंबर 14 तारीख को और एक है 10 जनवरी। 14 सितंबर का जो हिंदी दिवस है वो हिंदी को राजभाषा बनाने के रूप में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं, जनवरी 14 तारीख में एक और हिंदी दिवस मनाया जाएगा, वो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये दोनों का विभाग भी अलग है। ये जो राजभाषा हिंदी है ये केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय है वो उसकी देखरेख में, जो भाषा विभाग है वो उसकी देखरेख में काम करता है, होम मिनिस्ट्री। और ये जो 14 जनवरी वाला जो हिंदी दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, ये जो विदेश मंत्रालय है ये उसकी देखरेख में ये होता रहता है। 10 जनवरी, 14 जनवरी हमने नहीं कहा, 10 जनवरी, 14 सितंबर और 10 जनवरी। 10 जनवरी इंटरनेशनल हिंदी डे, क्योंकि इसी 10 जनवरी के दिन नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री, उस समय हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए ये सभा हुई थी। इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सभाएं, सम्मेलन हो चुके हैं। 11वां सम्मेलन हाल ही में मॉरिशस में हुआ और अगला जो 12वां है वो शायद ट्रिनिडाड में होने जा रहा है अगले 1-2 साल में। तो ये 2 तरह के हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमें बात है कि हिंदी बहुत ही, हमने इसमें एक लेख भी लिखा है, हिंदी की जो सामासिक संस्कृति, हिंदी की अपनी कंपोजिट कल्चर, हिंदी बिंदी भाल की उर्दू मांग सिंदूर। और ये हिंदी और उर्दू, महात्मा गांधी, हमने आज़ादी की लड़ाई उसी भाषा में, उसी क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी, कोई ना कहे कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। इस भेद को दूर करने के लिए गांधी जी ने भाषा, इसको नामकरण किया था हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी भाषा एक मिली जुली भाषा है जिसमें कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट सामाजिक संस्कृति इसमें है, जो आज से 1000 साल पहले अमृतसर के ज़माने से, हिंदी के आदिकाल से चलती आ रही है आज। और दक्षिण में जो दक्कनी हिंदी थी, वो भी, उसमें भी ये जो दक्कनी हिंदी का हिंदुई कहते थे, वो भी एक तरह की सामाजिक संस्कृति का की देन है। तो इसी तरह ये हिंदी हमको एक सामाजिक संस्कृति के जो वातावरण है उसमें पलने की हमको सिखाती है। और हिंदी में ऐसे शब्द हैं, तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, ये सब मिल करके हिंदी का जो भाषा भंडार है इसको आगे बढ़ा रहे। आपको याद होगा 1834 बंदोबस्त आइन जब शुरू हुआ अंग्रेजों के जमाने में, तब से लेकर के 1900 या और भी 1900 तक काफी तादाद में भारत से, खास करके बिहार से माइग्रेशन, जिसको कहते हैं अप्रवासी भारतीय, ये जाकर के फिजी में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में, टोबागो में, ब्रिटिश गयाना में, वहाँ जाकर के बस गए। और ये जो गए, ये गन्ने के खेत में काम करने के लिए गए, इंडियन लेबर के रूप, बंधुआ मजदूर के रूप, वहाँ जाकर के बस गए। और जाते जाते अपने जहाज में तुलसी का गुरुवार, रामचरितमानस और अपनी जो संस्कृति है उसको लेकर के कई पीढ़ी चली गई। अभी जो पिछली चौथी या 5वीं पीढ़ी है, और 5वीं पीढ़ी के जो उनकी है वो शासन कर रहे हैं। और ये चल रहा, खास करके मॉरिशस में आप देखिए, हमें उन्हीं की पीढ़ी हिंदी को साथ ले और वहाँ जा कर के हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है। जो देशों का नाम हमने लिया,
मॉरिशस, ट्रिनिडाड, गयाना, ब्रिटिश गयाना, फिजी, ये सब की वहाँ खास करके मॉरिशस में तो हिंदी एक प्रमुख राजभाषा के रूप में वहाँ उभरी। और वहाँ का जो साहित्य है इन सब देशों में, ये सब साहित्य हमारे हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध करती है, जिसको डायस्पोरा लिटरेचर हम कहते हैं, अप्रवासी साहित्य, खास करके मॉरिशस। अभिनव आनंद का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एक लाल पसीना नामक उपन्यास लिखा था। उस लाल पसीने में अपने जो गिरमिटिया ये हैं बंधुआ मजदूर जो वहाँ जा करके बैठे थे, उनकी जो ये है जो इंग्लिश लिटरेचर से आए हैं, तो वो जान पाएंगे कि डायस्पोरा लिटरेचर क्या है, अप्रवासी साहित्य। अप्रवासी साहित्य का डायस्पोरा लिटरेचर है अपनी संस्कृति से कटना, जो अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से जो कटने की पीड़ा, उसको उन्होंने व्यक्त किया है अपने साहित्य, कविता में भी, उपन्यास में, कथा साहित्य में, नाटक में, इस सब का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो अप्रवासी भारतीय साहित्य में भी हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी हमारी है जो आज मॉरिशस में है, जो फिजी में है, ट्रिनिडाड में है, ब्रिटिश गयाना में है, फिजी में है, ये सब हमारे ही भारतीय वंशोद्भव हैं। और इसके साथ साथ पंजाब से जो रोमा है, जिनको आजकल हम जिप्सी कहते हैं, उनकी भी एक लंबी परंपरा समग्र यूरोप में, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो रोमानिया में है, रोमानिया में काफ़ी तादाद में है, ये भी अपनी संस्कृति को लेकर के गए। रोज़ मैं फेसबुक में अपना जो मैसेज है उनको देखता हूँ, वो भी भारतीय संस्कृति को अपने साथ ले गए, पंजाबी हिंदी संस्कृति को साथ लेकर के गए। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है पूरे विश्व में ये फैली और एक बहुत ही सुंदर परंपरा पूरे विश्व में हिंदी को लेकर के, हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के ये प्रतिष्ठित। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भाषा, कवि ने कहा था भाषा बहता नीर, भाषा का फ्लो है, प्रवाह है। ये प्रवाह जहाँ रुक गई वहाँ गंदगी पैदा हो जाएगी, वो भाषा में गंदापन आ जाएगा। तो इसीलिए भाषा का फ्लो है। आप क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा ईसा मसीह के 1500 साल पहले, ईसा मसीह के 1500 साल पहले और 1500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 से लेकर के 500 तक, ये जो 1000 वर्ष का पीरियड है, इसी दौरान संस्कृत साहित्यिक भाषा है। लेकिन इसी संस्कृत साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ एक संस्कृत की बोलचाल की भाषा, स्पीकिंग लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा। और एक समय आया वो बोलचाल की भाषा साहित्य की भाषा बन गई और वो जो वैदिक संस्कृत थी वो लुप्त हो गई। बाद में वो जो बोलचाल की भाषा थी वो साहित्य की भाषा बन गई और फिर 500 ईसा पूर्व 500 से लेकर के ईसा के जन्म तक ये जो 5 साल का पीरियड है, ये पाली का समय है। पाली उस समय स्पीकिंग लैंग्वेज संस्कृत के जमाने में, बौद्धों के आने के बाद बौद्धों की भाषा जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया, खास करके त्रिपिटक वगैरह, वो साहित्य की भाषा है। फिर पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत भी एक बोलचाल की भाषा थी, वो पाली की जगह ले गई। और फिर पाली के बाद अपभ्रंश जो कि ईसा के फिर 500 साल बाद जो प्राकृत की भाषा थी, और फिर 500 के 1000 के आसपास ये अपभ्रंश की भाषा रही, जो बोलचाल की भाषा रही, जिसको कहते हैं अपभ्रंश का दूसरा नाम है बिगड़ा हुआ मतलब विपरीत भ्रष्ट भाषा, जिसको अवार्ड भाषा कहते हैं, वो बोलचाल की भाषा। वो 500 साल का उसका दौर है, 1000। और आदिकाल में आप पाएंगे बहुत सारे अपभ्रंश पर साहित्य आपका, वो भी हमारी हिंदी है, उसको पुरानी हिंदी कहते हैं। तो आदिकाल में कई ऐसे साहित्य मिलेंगे जो कि इसी भाषा में लिखी हुई। इसके साथ साथ उस समय पिंगल है जो राजस्थानी है, पिंगल है, पिंगल जो कि ब्रजभाषा का एक रूप है, पिंगल है जो कि राजस्थानी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी साहित्य खास करके पृथ्वीराज राशि जो है वो भी लिखा हुआ है। फिर आगे चल करके हमारे भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी है। तुलसीदास ने तो अवधी और ब्रज में लिखी पीढ़ी को मजबूत
और आगे चलकर आधुनिक काल आता है खड़ी बोली की स्थापना हुई। हालांकि खड़ी बोली की स्थापना आधुनिक काल में अमेरिकन के रूप में हो चुकी थी। अमेरिकन ने अपने पहेलियाँ मुकरियाँ ये सब लिखते थे और ये फिर आज़ादी के खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने में ये खड़ी बोली की स्थापना हुई। खड़ी बोली मैंने खरी हिंदी, शुद्ध हिंदी, बस इसको आजकल स्टैंडर्ड हिंदी मानी जाए, ये चलती थी। और फिर आया 90 दशक में भूमंडलीकरण कर। तो इसी भूमंडलीकरण के युग में हिंदी का जो एक कोई बोल रहे थे, मैडम साहब बोल रहे थे कि हिंदी को भूमंडलीकरण ने हिंदी को बिगाड़ दिया। देखिए, मैंने कहा कि भाषा एक फ्लो है, एक धारा है, और भाषा में जहाँ आप भाषा को बांध नहीं सकते, आप भाषा को बांध बिठा करके बांध नहीं सकते, भाषा को आप रोक नहीं सकते। तो कुआं का पानी हो जाएगा, नदी का पानी नहीं बनेगा, झरने का पानी नहीं। तो भाषा का फ्लो है। तो ग्लोबलाइजेशन व उदारीकरण व अपने हिंदी का मैं तो कहूँगा हिंदी हिमालय चल रही है। मेरे पकड़ में उसका आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा कितना % हिंदी डिक्शनरी में आया है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे। करीब 1.5 लाख शब्द हिंदी डिक्शनरी में आए, जबकि अंग्रेजी में सिर्फ 9,500 शब्द। और दक्षिण भारत में जो हिंदी बोलने वालों की संख्या, इस तरह आप पाएंगे कि अच्छा लेकिन इस आर्थिक आंदोलन ने तमाम सारे आंदोलनों के बीच भाषा और साहित्य को भी बढ़ावा, खास करके हिंदी। तो इसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन बड़ा, भूमंडलीकरण में हमको बड़ा योगदान है। और जाते जाते विपक्ष है, हमका ज़्यादा नहीं 2 मिनट लूँगा, वो है क्वालिटी टीचिंग इन हिंदी। अंग्रेजी में पत्र था आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ भेजा गया। मैं चाहूँगा विद्यार्थियों में आप लीडर हैं, आप हिंदी शिक्षक हैं, आप जैसा कि हिंदी की स्थिति आप बता रहे थे, दीपक जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, मैं सुन रहा था। आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक हिंदी के एक शिक्षा के अधिकारी के रूप में उन्होंने आपको कहा। मैं आपसे भी यही सलाह देना चाहूँगा, क्वालिटी टीचिंग इन हिंदी ये होनी चाहिए बच्चों में, ताकि बच्चे दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे विषय ना लेकर के संस्कृत का हो वो ना लेकर के हिंदी पढ़े। उसमें एक बात है कि कई तरह की जो कौशल हैं वो आप बच्चों को देना पड़े। इससे पहले बच्चों को ये कौशल सिखाने के पहले आप लोगों ने जो ट्रेनिंग में पढ़ा था, जो पेडागोजी, तो उस पेडागोजी को, शिक्षण पद्धति को आपको बच्चों को देना है। जो आपने सीखा है ट्रेनिंग में वो आपको बच्चों को देना है, ट्रांसफर करना है। अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉलेज के रूप में ट्रांसफर करना है हमारे अगली पीढ़ी। वो है विभिन्न कौशल, उसमें है सबसे बड़ा है भाषा कौशल। भाषा कौशल में 2 तरह के हैं, एक है लिसनिंग स्किल व श्रवण कौशल, दूसरा है पठन कौशल, और तीसरा है जो कम्युनिकेशन अभिव्यक्ति की कौशल। उसमें है लेखन और है वाचन। ये जो 4 कौशल है, श्रवण, पठन, लेखन, वाचन। देखो बच्ची यहाँ बोल रही थी, बड़ी सुंदर हिंदी बोल रही थी। मैं चाहता हूँ कि एक कक्षा में सारे विद्यार्थी वैसे ही, इससे क्या होगा, उनको बोलने का अभ्यास होगा। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, इस 4 साल से मैं थोड़ा छूट गया हूँ। मैं कॉलेज में देखता था, +2 में जब बच्चे पास करके आते थे, वहाँ सबसे बड़ी कमी है वो बोल नहीं पाते थे। अगर बोल पाते थे तो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते थे, या पढ़ पाते थे तो एग्जाम में लिख नहीं पाते थे, अशुद्ध। मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चों को खास करके जो ग्रामर और बोलने की कला को सिखाइए, और उसके लिए बच्चों को सुनने बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने की कला का, सुनने का कौशल जो है ये आदिम है। मैंने जन्म से वो माता के मुख से वो टुक टुक की आवाज़ है, उसको सुन करके वो अपना सब कुछ समझ गया। तो ये जो श्रवण कौशल है उसको कैसे बदला जाए पठन में, कैसे लेखन में, तो ये सबसे ज़रूरी है। तो दीपक साहब यही बोल रहे थे, मैं यही चाहूँगा जाते जाते कि ये खाली हिंदी दिवस में समाहित ना हो जाए।
मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आने वाली पीढ़ी को आप ऐसे ऐसी जानकारियाँ दें, उनको ऐसी तालीम दें कि वो कॉलेज में जाकर के एक अच्छे डिबेटर बने, और जो भी हिंदी MIL लिए हों और CBCS में वो जो भी कोर्स लेते हों हिंदी में, वो अच्छी तरह से उसको लिख पाएँ, और जो चिंता कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको उतार पाएँ परीक्षा हॉल में। वो सबसे बड़ी बात है। और एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छे स्पीकर के रूप में अपनी जो वाचन शैली है, तो वो कौशल है, पठन कौशल है, ये जाकर के कॉलेज में, अपने महाविद्यालय में ये उभरे। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार के सारे पैमाने खुले हैं, खाली चाहिए आपको वो कौशल की, वो कला की, वो शिक्षा की, ये आप दे सकते हैं। ये जो पेडागोजी है, शिक्षण पद्धति है, ये आप पर निर्भर है। मैं चाहता हूँ, यही मैं अंतिम वक्तव्य में रखना चाहता हूँ कि आप अपने कौशल को जो आपने ट्रेनिंग में प्राप्त किया है, जो आपने विभागों ने, वो आप अपने अगली पीढ़ी को दे जाएँ, हमारे बच्चों को दे जाएँ, ताकि वे अच्छे इंसान के रूप में, हिंदी के एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ें। और जाते जाते मैं आप सबको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को आपने निमंत्रण दिया और सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर प्रदान करके अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत